हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके थे। पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात हमारे चारों ओर पाया जाने वाला एक तंत्र जिसको इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम के तहत ही आज पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। प्रत्येक जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सूक्ष्म जीवों से लेकर सागरों में रहने वाली विशाल मछलियां, स्थल पर रहने वाले विशाल हाथी, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किए जाते हैं। छोटा सा कोई पौधा यानी छोटी सी कोई घास या विशाल बरगद जैसा बड़ा वृक्ष, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। अर्थात हमारे चारों तरफ पाया जाने वाला एक जीवन चक्र, एक तंत्र, एक सिस्टम, जिससे ना सिर्फ मानव अपितु समस्त जैव जाति जुड़ी हुई है और अपने जीवन का संचालन कर रही है। यह संपूर्ण चक्र, संपूर्ण तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, किसी न किसी रूप में, कभी न कभी प्रत्येक जीव किसी दूसरे जीव का सहारा लेता है और अपना जीवन चक्र पूरा करता है। एक अकेला जीव, बिल्कुल अकेला जीव अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी के सहारे की आवश्यकता होगी। तो यही एक दूसरे पर निर्भरता पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल की जाती है। इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमें दो शब्दों का उल्लेख मिलता है। एक खाद्य श्रृंखला और दूसरा खाद्य जाल। प्रत्येक जीव की दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भरता खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के रूप में जानी जाती है। हालांकि दोनों शब्दों का अंतर है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। खाद्य श्रृंखला अलग होती है और खाद्य जाल अलग। कैसे? जरा देख, हमारी प्रकृति में उत्पादकों को सबसे पहला स्थान दिया गया है, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी अर्थात अपना पोषण स्वयं करने वाले उत्पादकों में शामिल किए जाती है वनस्पतियां। पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना विकास करते हैं और उत्पादित होते हैं। वनस्पतियां दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक वनस्पति और एक मानवीय वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होती है जिसके उगने, बढ़ने, फलने और फूलने में मानव का कोई योगदान नहीं होता, जो पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो यहां उत्पादकों में ऐसी प्राकृतिक वनस्पति को शामिल किया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना विकास करता है। इन उत्पादकों पर निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो वनस्पतियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे छोटे कीट, खरगोश, हिरण, ये शाकाहारी जंतुओं में आते हैं और ये वनस्पतियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला और उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला। वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे अपना निर्माण, अपना विकास, अपना उत्पादन स्वयं करते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ये मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे कीट को खाता है मेंढक, खरगोश को खाती है लोमड़ी। ऐसे बहुत सारी श्रृंखला बन सकती है। कीट खाता है वनस्पतियों को और मेंढक खाता है कीटों को। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता शामिल होते हैं। मेंढक को खाता है सांप और उसके बाद शामिल होते हैं अपघटक। हालांकि इनको अपन आगे बढ़ाना चाहें तो ये और आगे बढ़ सकते हैं, जैसे सांप के बाद बाज आ जाता है, लेकिन वो भी तृतीयक उपभोक्ताओं में शामिल होता है। शीर्ष मांसाहारी में अपघटक अर्थात सूक्ष्म जीव। यहां खरगोश के बाद लोमड़ी और लोमड़ी के बाद शेर आता है और शेर के मरने के बाद सूक्ष्म जीव इनका भक्षण करते हैं। ये सूक्ष्म जीव मृदा में मिले हुए होते हैं, जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं और इस मृदा में पुनः वनस्पतियों का उत्पादन होता है। अब आप समझिए एक बार मेरी बात पुनः, हम पढ़ रहे हैं खाद्य श्रृंखला, यानी भोजन के लिए एक श्रृंखला का निर्माण होना। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश
द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वनस्पतियां अपना निर्माण करती हैं, जिन्हें उत्पादक कहा जाता है। इन्हें स्वयंपोषी भी कहते हैं, अर्थात ये अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं होते, अपितु अपना विकास स्वयं करते हैं। जबकि उत्पादक के बाद ये तीनों जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, ये परपोषी कहलाते हैं, अर्थात ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर है उत्पादकों पर, द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर है प्राथमिक उपभोक्ताओं पर और तृतीयक उपभोक्ता निर्भर है द्वितीयक उपभोक्ताओं पर। ये एक क्रम बना हुआ रहता है। उसके बाद जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तो मृत शरीर का भक्षण करने का जो कार्य करते हैं, ये मृत शरीर का भक्षण किया जाता है सूक्ष्म जीवों से। आपने देखा होगा कई बार आपके घर के आसपास जब कोई जीव मर जाता है, चूहा है, कुत्ता है या अन्य प्रकार के कोई जीव जो आवारा जीव हैं, जंतु हैं, वो पड़े रहते हैं। आप 2 दिन 3 दिन उनकी बदबू जैसी आना शुरू होती है, उन्हें फेंक देते हैं, फिरवा देते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपके आसपास कोई जीव मर गया है, आप उसे वहीं पड़ा रहने दीजिए, बदबू सहन कीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर। उसमें कीटाणु जन्म ले लेंगे, छोटे छोटे कीट। ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे भक्षण करते हैं। आप उसे पड़े रहने दीजिए, बदबू आएगी, सहन कीजिए। आप पाएंगे कि महीने 1.5 महीने पहले जो जीव पड़ा हुआ था, अब महीने 1.5 महीने के बाद वो जीव धीरे धीरे खत्म हो गया। कहां गया? वो गया इन सूक्ष्म जीवों के पेट में। सूक्ष्म जीवों ने उनका भक्षण कर लिया और वो सूक्ष्म जीव मिले हुए होते हैं मृदा में, जिससे मृदा को मिलते हैं जीवांश। और जिस मृदा में जीवांश ज्यादा होते हैं वो मृदा उतनी ही बनती है उपजाऊ, और जो मृदा जितनी उपजाऊ होती है वनस्पति उसमें उतनी ही अधिक विकसित होती है। यानी पूरी श्रृंखला बनी हुई है। प्रकृति ने जो बनाया सोच समझकर बनाया, इस श्रृंखला का निर्माण सोच समझकर किया। सोचो और कल्पना करो, इनमें से एक भी श्रृंखला टूट जाए, एक कड़ी भी टूट जाए तो पूरी की पूरी श्रृंखला नष्ट हो सकती है। सोचो और कल्पना करो कि प्रकृति में से कीट समाप्त हो गए। ये कुछ भी नहीं है, खरगोश कुछ भी नहीं है, ओनली कीट थे जो वनस्पति को खाते थे। कीट समाप्त हो गए, है ही नहीं कीट। उन कीटों को खाते थे मेंढक। जब मेंढक को कीट नहीं मिलेंगे तो मेंढक भी क्या हो जाएंगे? स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और जब मेंढक ही नहीं होंगे तो सांप जिन्हें खाता था वो समाप्त हो जाएगा। जब सांप नहीं होंगे तो आगे की पूरी श्रृंखला समाप्त हो गई। यानी एक कड़ी के टूटने से श्रृंखला पूरी समाप्त। और सोचो अगर मेंढक नहीं हो तो प्रकृति में कीटों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। और सांप जो निर्भर है मेंढक पर, सांप वैसे ही मर जाएगा। यानी एक की अत्यधिकता होगी और दूसरा समाप्त होता चला जाएगा। तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हर चीज, प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया हर जीव, उसका अस्तित्व है। वो या तो स्वयं के लिए
जैसा मैंने कल भी चर्चा की थी, कुछ जीव ऐसे हैं जो खुद के लिए नहीं जीते, कुछ जीव ऐसे हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ये निर्मित हुए दूसरों के लिए। इनका जीवन ही दूसरों के लिए चला जाता है। दूसरे जंतु, बड़े जंतु इनका शिकार करते हैं और अपने पेट की भूख को शांत करते हैं। तो ये छोटे जीव जो निर्मित हुए वो दूसरों के लिए। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है, और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, उन्हें परपोषी कहा जाता है। स्वयंपोषी में शामिल होती है वनस्पतियां, बाकी के तमाम जीवों में शामिल होते हैं वो परपोषी में शामिल किए जाते हैं। तो आज हमने खाद्य श्रृंखला के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की। कल यानी आगामी वीडियो में हम खाद्य जाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि अभी तो हमने एक श्रृंखला के रूप में देखा है क्रम के अनुसार, अब जो आगामी वीडियो में पढ़ेंगे वो एक जाल के रूप में पढ़ेंगे, यानी हर एक जीव दूसरे जीव से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। वो किस तरह है जुड़ा हुआ और कैसे होगा निर्मित खाद्य जाल देखेंगे आगामी वीडियो में। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।